खबर के प्रायोजक हैं मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक, आजमगढ़। फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जनपद आगमन हुआ। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल के सभागार में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए संकेत दिया कि 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेकर निकले वो देश जोड़े, हम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और न्याय पसंद स्वर्ण समाज के लोगों को जोड़ने आए हैं। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाने की हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर कहा कि जब सरकार में बैठे 1 या 2 लोग ओबीसी आरक्षण डिसाइड करेंगे तो कोर्ट यही निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि ओबीसी को आरक्षण लंबी लड़ाई के बाद मिला। 1952 में काका कालेकर की रिपोर्ट आने के बावजूद उसको लागू करते करते 1990 में मान्यवर कांशीराम और बहन मायावती जी के अथक प्रयास से ओबीसी के लिए आरक्षण लागू हुआ। आज भी सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर भेदभाव कर रही है। श्री पाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हार का कारण ये रहा कि विपक्षी पार्टियों के साथ ही मीडिया भी बीजेपी की बी टीम बताती रही। हमें नजरअंदाज किया गया और 10 लोकसभा सांसद वाली पार्टी को लड़ाई में ना दिखाकर 5 सांसद वाली समाजवादी पार्टी को बीजेपी की टक्कर में दिखाया, जिससे हमारा ओबीसी और मुस्लिम समाज भ्रमित हो गया, जिसका असर विधानसभा चुनाव परिणाम पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पिछड़ा और मुस्लिम समाज के साथ साजिश की गई। मैं यहाँ यही संदेश देने आया हूँ कि आप लोगों का हित बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। दूसरी चीज़, ये जो पिछड़ा समाज है, शेड्यूल कास्ट समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, ये सब बहुजन समाज के बेस वोटर थे। लेकिन अभी पीछे इस चुनाव में बहुजन समाज का जो बेस वोट था, इसको तोड़ने का एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत इनको अलग किया गया है। जो इनके साथ साजिश हुई, षड्यंत्र हुआ, उसको मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को उस सही चीज़ को बता करके इनको फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने के लिए मैं आया हूँ। और निश्चित है कि ये पूरा ओबीसी, पूरा अल्पसंख्यक, पूरा पिछड़ा और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जो ये जानते हैं कि न्याय सबको अगर मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत में मिल सकता है, वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, जैसे निकाय चुनाव में अभी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के लिए कोर्ट ने कहा है, तो क्या सरकार के कई कमियां रह गई हैं जो सरकार समझाने से भी कोर्ट को? नहीं, जब ये आरक्षण अकेले 1-2 लोग बैठ करके निर्णय ले लेंगे तो वो कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने उस बात को संज्ञान में लिया। मैं अभी यही तो बोल रहा था कि हमको आरक्षण 1952 में काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट आ गई, फिर 78 में हमारी मंडल कमीशन रिपोर्ट आ गई, लेकिन हमको 90 में दिया गया। 90 में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। देश की आज़ादी के बाद जोड़ेंगे या 1952 पहली बार वोट पड़ा, तब से अगर आप जोड़ेंगे तो ये जान लीजिए कि 90 में, यानी 38 साल बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्यवर कांशीराम साहब, मान्य बहन जी के बदौलत तब इनको आरक्षण मिला था। ये सर, निकाय चुनाव की क्या तैयारी है बसपा? बहुत मजबूत तैयारी निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की। 24 में वापसी होगी बसपा की? ये आपको देखने में लग रहा होगा कि हमारा कार्यकर्ता बहुत जोश में है। जब से बहन जी ने हमें जिम्मेदारी सौंपा, पिछड़े समाज के बेटे को, पूरा पिछड़ा समाज, पूरा अल्पसंख्यक, सभी लोग साथ आ रहे हैं। और इस नगर पंचायत चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा और आने वाली जो 24 का चुनाव होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी की ज़्यादा सांसद जीत करके आएंगे। इस देश की प्रधानमंत्री माननीय बहन जी बनेंगी। कहीं कहीं अखिलेश यादव बी टीम बताते रहे पूरा चुनाव में। नहीं, अखिलेश नहीं बताते रहे, आप भी तो बताते रहे। आप 10 सांसद वाली को क्यों नहीं बताया कि लड़ाई में यही है? हम 26% वोट बेस वाले हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी वाले हैं, हम 10 सांसद वाले हैं, लेकिन आप लोग भी जब माइक लगाते थे भाजपा को वोट दोगे कि सपा को, मुझे क्यों नहीं दिखाया गया? इस चीज़ को आप खुद ही बताओ कि हम 10 सांसद वाले लड़ाई के बाहर हैं और 5 सांसद वाला लड़ाई में है। समीक्षा हुई हर की विधानसभा की, क्या मतलब? कोई समीक्षा नहीं, हमारे बहन जी ने समीक्षा किया है। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है।
गुमराह किया गया हमको। राहुल गांधी ने आमंत्रण दिया है भारत जोड़ो यात्रा के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी जाएगी? देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ेंगे, देश जोड़ेंगे, वो जाने। हम पिछड़ा संख्या को न्याय पसंद लोग जोड़ने आया हूँ, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। शासन के निर्देश पर धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर मानक के विपरीत लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने के लिए कुछ माह पूर्व जिले में चलाए गए अभियान के बाद एक बार फिर पुलिस विभाग द्वारा आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को संज्ञान में लेते हुए इस अभियान को एक बार फिर से गति दी गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में लाउड स्पीकरों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई में पिछले 4 दिनों में 98 लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि 260 लाउड स्पीकर की आवाज निर्धारित मानक के अनुसार बजाने अथवा दिशा परिवर्तन कराया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पूर्व में चलाए गए अभियान में पूरे जिले में कुल 670 लाउड स्पीकर हटाए गए थे। अभियान संपन्न होने के बाद पुनः चयनित स्थानों पर मानक से अधिक लाउड स्पीकर लगा दिए गए या फिर उन्हें तेज आवाज में संचालित किया जाने लगा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पिछले 4 दिनों से पुनः इस अभियान को गतिशील किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके अनुपालन में अनुमति से ज्यादा लगे कुल 98 लाउड स्पीकर हटाए गए, जबकि 260 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई गई। साथ ही उनका दिशा परिवर्तन कराया गया, जिससे घनी आबादी में निवास करने वाले लोगों को असुविधा महसूस न हो सके। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 74 लाउड स्पीकर विद्यालयों तथा सामाजिक संगठनों को दान किया गया ताकि उनका समुचित उपयोग किया जा सके। एसपी श्री आर्य ने बताया कि इस अभियान का असर जिले के कंदरापुर, दीदारगंज तथा पवई थाना क्षेत्र में कुछ कम देखने को मिला, जिसके लिए संबंधित थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए। निर्देश के क्रम में जनपद आजमगढ़ में पूर्व में भी अभियान चलाया गया था, जिसमें जो अनुमति से ज़्यादा संख्या में लाउड स्पीकर अगर लगे हैं या बिना अनुमति के लगे हैं, उनको लोगों से वार्ता करके हटवाया गया था। ये अभियान एक बार पुनः चलाया जा रहा है। इसमें पिछले 4 दिनों में हम लोगों ने अब तक 98 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जो हटाए हैं, जो बिना परमिशन के लगे हुए थे। 260 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जो लोगों से वार्ता करके उनकी आवाज़ कम कराई गई है या उनकी दिशा परिवर्तित कराई गई है, ताकि वो आबादी की तरफ उनकी दिशा ना रहे और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ साथ 74 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जिनको स्कूलों को व अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको दान के रूप में दिया गया है, ताकि उनका वहाँ पे सदुपयोग हो सके। ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसमें जिन थाना क्षेत्रों में अभी कार्रवाई कम हुई है उसमें कंदरापुर है, दीदारगंज है, पवई है, इन थाना प्रभारियों को बताया गया है कि ये भी इसमें पूरे रुचि लेके और कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो भी परमिटेड लेवल है आवाज़ का और जो संख्या है लाउड स्पीकर्स की, वही अलाउ किया जाएगा, उससे ऊपर बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अब तक पूरे जनपद से कितने लाउड स्पीकर हटाए गए? पिछले अभियान में हम लोगों ने लगभग 670 लाउड स्पीकर हटाए थे और 98 लाउड स्पीकर अभी हटाए गए, तो लगभग ये 800 के आसपास हमारी संख्या ऑलरेडी पहुंच चुकी है और लगातार ये अभियान अभी जारी रहेगा। हम लोग संवाद के माध्यम से संवाद स्थापित करके इसको इंश्योर करा रहे हैं और डेली बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ शहर में सिविल लाइन से लेकर एक चर्च चौराहे तक अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर हड़कंप की स्थिति रही। नायब तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम सड़क के फुटपाथ पर दुकान लगाए लोगों की दुकानों को तत्काल हटाने का फरमान जारी किया। इसके चलते हड़कंप मच गया। कुछ देर में जेसीबी भी वहां पहुंच गई और लोगों जो भी सड़क किनारे खंभे या बांस की लकड़ी व अन्य अस्थायी निर्माण किया गया था उसको हटाने का कार्य किया गया। वहीं मौके पर काफी भीड़ भी जमा हो गई। अतिक्रमण अभियान का लोगों ने विरोध भी किया। कुछ दिन पूर्व ही नगर पालिका प्रशासन की तरफ से शहर में आए दिन लगने वाले जाम को हटाने के उद्देश्य को लेकर शहर में कई स्थानों पर वेंडिंग जोन व नॉन वेंडिंग जोन बनाया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कई जगह वेंडिंग जोन सुनसान स्थान बना दिया गया जहां पर कोई नहीं जा सकता। मौके पर व्यापारी नेता पद्माकर लाल गुटूर का कहना था कि दावा किया गया था कि छोटे व्यापारियों को छोटी छोटी दुकानें बनाकर दी जाएंगी और इसका थोड़ा बहुत किराया भी लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। केवल कुछ खंभे गाड़ दिए गए जिस पर वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन लिखकर रख दिया गया। नदी के किनारे वेंडिंग जोन बना दिया गया, वहां नदी के किनारे कौन जाएगा। चौक के आसपास को नो वेंडिंग जोन बना दिया गया, जबकि आम लोग खरीदारी के लिए चौक की तरफ ही जाते हैं। चौक से कोई नदी किनारे खरीदारी को नहीं आएगा, इसलिए योजना फेल साबित हो रही है। अब छोटे व्यापारियों को इसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है। बड़े व्यापारी को जीएसटी से परेशान किया जा रहा है, जबकि व्यापारी हमेशा से भाजपा का समर्थन करते उनको वोट दिलाने का काम किए। वहीं नायब तहसीलदार नीरज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कलेक्ट्रेट चौराहे से गिरजाघर तक फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, क्योंकि यहाँ पर जाम लगा रहता है। इन लोगों को मोहलत दी गई कि यहाँ से अपना सामान दुकान हटा ले। यहाँ पर आज जो आदेश प्राप्त हुआ है उसमें कलेक्ट्रेट चौराहे से लेकर के ये गिरजाघर के बीच में जो नो वेंडिंग जोन है उसमें सड़क के दोनों किनारों पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण पाए गए हैं, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, जाम की समस्या हो रही है, उन अतिक्रमणों को हटाया जाना है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों को बता दिया गया, हटवाया भी गया है और कुछ लोग अभी हटा रहे हैं, जो कि ज़्यादा सामान है स्वयं हटा करके ले जा रहे हैं। इनको
आज शाम तक ये स्वतः हटा लेंगे। बाकी जो मौके पर नहीं पाए गए हैं उनको हटवा दिया गया है। ठीक है, सारा चीज़ नगरपालिका द्वारा इसके पहले भी हटाया गया तो फिर इन्होंने दुकान सजा लिया। तो अब इन लोगों को निर्देशित कर दिया जा रहा है कि यहाँ पर अब हटाने के बाद दोबारा यहाँ पर बिना परमिशन के और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के, ठीक है, यहाँ पर अब कोई अवैध अतिक्रमण नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे। जहाँ पर वेडिंग जोन बना हुआ है वहाँ पर जा करके अपना परमिशन ले करके अपना वहाँ पर लगाएं, यहाँ पर अब नहीं लगाया जाएगा। आज के डेट में हमारे सारे व्यापारी, छोटे बड़े सारे व्यापारी मिलके केंद्र सरकार में सरकार बनाए, प्रदेश में सरकार बनाए भाजपा की, और आज जो है हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, उठा के फेंका जा रहा है कि आप हटिए, चाहे ठेला वाले हो के, चाहे गुमती वाले हो के, चाहे फुटपाथ वाले हो, जो भी कमा खा के अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं अपने बच्चों का, 10-10 हज़ार लोन लिए, 20-20 हज़ार लोन लिए, इनको फेंका जा रहा है। बड़ों को जीएसटी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, छोटों को के विभाग के द्वारा, नगर पालिका द्वारा परेशान किया जा रहा है। कह रहा है कि नो वेडिंग जोन और वेडिंग जोन जो बनाया गया है, वहाँ जो नो वेडिंग जोन है वहाँ क्यों दुकान लगाएंगे? जहाँ वेडिंग जोन है वहाँ लगाएंगे। वेंडिंग जोन जहाँ बनाए, वो नदी किनारे वेंडिंग जोन बना दिए मैल खत्ता में, वहाँ इनकी बस स्टैंड भी बना हुआ, तो वहाँ कहाँ जाएंगे? हम करें चौक से ग्राहक आएगा यहाँ लेने के लिए? जब जगह जगह एक जिसे भैया जगह कहाँ बना, इनका कहीं वेंडिंग जोन नहीं है। प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा थी कि जगह जगह इनको दुकान बनवा के दिया जाएगा। जहाँ जो वेंडिंग जोन बनाया जाएगा वहाँ टीन सेट का दुकान बनवाया जाएगा, शटर लगवाया जाएगा, इनको बनवा के दिया जाएगा। 100 रुपया 50 रुपया उसका भाड़ा रहेगा निर्धारित। कहीं तो कुछ नहीं बना, खाली खंभा लिया गा दिया, वेंडिंग जोन हो गया। वेंडिंग जोन का भैया ये मतलब हम ये चाहते हैं इनको दुकान बनवा के दिया जाए। जब तक इनको स्थापित न किया जाए तब तक विस्तारित न किया जाए, हमारे किसी व्यापारी को, चाहे ठेला वाला हो, चाहे गुमती वाला हो, चाहे फुटपाथ वाला, चाहे मोची हो, चाहे जूता छीने वाला हो, चाहे कपड़ा बेचने वाला हो, चाहे सोना चांदी बेचने वाला, किसी हमारे व्यापारी को परेशान न किया जाए। अनहद तो चेतावनी दे गया है दोबारा लगे दुकान तो हटा देंगे, फिर हटाएंगे। हम लोग जाके बैठेंगे डीएम साहब के, हमारे अधिकारी है, बड़े अधिकारी है डीएम साहब, जिले के मालिक हैं, जिले के सेवक भी हैं, दोनों हैं डीएम साहब। हम उनका पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। झगड़ा तो कर नहीं सकते, हम व्यापारी हैं, हम हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला को जनपद में अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र द्वारा कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खाद्य संरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला सर्वप्रथम रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पहुंची तथा वहां पर कुल 24 मिठाइयां व अन्य खाद्य पदार्थों का नमूना जांचा गया, जिसमें कलाकंद व गुलाब जामुन में स्टार्च तथा लड्डू व जलेबी कृत्रिम रंग से रंगी हुई पाई गई। तत्पश्चात उक्त जांच प्रयोगशाला रानी की सराय स्थित ऊंची गोदाम मोड़ एवं सुनवरा मोड़ पहुंचकर वहां के खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य पदार्थों, दूध, इमरती, लड्डू, राजभोग एवं अन्य खाद्य पदार्थ की जांच की गई तथा जिसमें अधिकतर खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप पाए गए। सचल वाहन दल बिलैसा चौराहे पर शेरे पंजाब ढाबा एवं मधेशिया स्वीट हाउस से हल्दी, सब्जी, मसाला, लड्डू, कलाकंद जांचे गए जो मानक के अनुरूप पाए गए। इस प्रकार आज जांच में कुल 54 नमूने जांचे गए, जिसमें 11 नमूने मानक के विपरीत पाए गए। जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य नमूने फेल पाए गए अथवा उनमें कोई कमी पाई गई तो उसको सुधारने के लिए उनको जागरूक भी किया। सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला में उपस्थित खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला ने खाद्य जांच की विधि आम जनमानस को बताते हुए उन्हें खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सचल खाद्य जांच दल अगले 4 दिनों के लिए जनपद की विभिन्न तहसीलों क्षेत्रों में भ्रमण कर खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं आम जनमानस के खाद्य पदार्थों का निःशुल्क जांच कर तत्काल परिणाम उपलब्ध कराएगी। इस जांच अभियान में कुल 55 खाद्य कारोबारकर्ताओं एवं आम जनमानस को जागरूक किया गया। अभिहित अधिकारी द्वारा बताया गया कि सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला दिनांक 28 दिसंबर 2022 को मसीरपुर, जुनैदगंज, आरिफगंज, नसीरपुर, बेलनाडीह, विलेरियागंज तथा छानपट्टी के बाजारों का भ्रमण कर खाद्य नमूनों का निःशुल्क जांच करेगी। अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश कुमार शुक्ला, प्रेमचंद्र एवं खाद्य लिपिक संदीप कुमार उपस्थित रहे। सही भोजन बेहतर जीवन के लिए हम लोग पूरे जनपद में एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमारी एक वैन आज रवाना हुई है जो प्रत्येक दुकान पर उनके सामानों की गुणवत्ता को चेक करेगी तथा उनको बताएगी किस गुणवत्ता का सामान आपको रखना पड़ेगा। ये जागरूकता अभियान है, इसमें अभी किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, सिर्फ उनके सामानों की गुणवत्ता चेक करके उनको बताएं। शहर में सर छोटे बड़े चाहे सारे लोग अपना चेक करा सकते हैं। सर कहाँ तक एरिया रह गए? पूरे जनपद में
प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में जाएगी और औचक जाएगी। कितने दिन तक ये अभियान? हर 21 तक चलेगा और हर महीने 31 तक चलेगा। हर महीने यह वैन हमारे यहाँ 5 दिन रहती है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आज जनपद के मंडलीय चिकित्सालय एवं लालगंज, तरवाल, लाटघाट एवं कोल्हूखोर में स्थापित 100 एवं 30 बेड चिकित्सालय में आगामी कोविड-19 की संभावित लहर से बचने एवं उपचार तथा दवाओं, बेड, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन आदि की तैयारियों का मॉक ड्रिल कराया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 के L3, L2 एवं L1 चिकित्सालय में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज आगामी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं जानकारी प्राप्त करने तथा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की सहायता हेतु कलेक्ट्रेट में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कंट्रोल रूम के सभी हेल्पलाइन नंबरों को तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने होम आइसोलेशन में मरीजों से बात करने, ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गूगल शीट पर अपलोड मरीजों के संपर्क में आने वालों की सैंपलिंग सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एडिशनल CMO डॉक्टर संजय कुमार ने कोल्हूखोर में स्थापित 30 बेडेड कोविड-19 चिकित्सालय में मॉक ड्रिल कराया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन पाइपलाइन का आकलन किया, एक मशीनों को चेक किया गया, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया। आकस्मिक में कोई मरीज आता है तो इसका पूरा मॉक ड्रिल कराया। डॉक्टर संजय ने थोड़ी बहुत कमियों से तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार दवाओं के लिए तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। इसके साथ चिकित्सालय की खिड़कियां की जाली दरवाजे और शौचालय के दरवाजे खिड़की को अच्छा बनाने का निर्देश दिया गया। शहरों में बेहतरीन नगरीय व्यवस्था देना हर सरकार की नीति होती, स्थानीय निकाय की प्राथमिकता होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता कि जब तक बेहतर इंतजाम न हो फुटपाथों पर वर्षों से अस्थायी दुकानदारों को हटाओ, उन्हें रोजगार विहीन व बेबस कर दिया जाए। उक्त बातें जिला प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा उर्फ घुट्टूर सेठ ने कही। उन्होंने कहा कि फुटपाथ वाले जगहों पर वर्षों से दुकानदारी करके जीविकोपार्जन करने वालों को उस समय तक न हटाया जाएगा जब तक उनके कोई बेहतर इंतजाम न हो जाए। लोकप्रिय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की अगुवाई में गरीब के जीवन में बदलाव लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही, लेकिन नगरपालिका व जिला प्रशासन ने फुटपाथ पर ठेला विक्रेता गरीबों को चिन्हित करके वेंडर कार्ड एवं वेंडिंग प्रमाण पत्र का वितरण पूर्व में तो कर दिया, लेकिन अभी तक इन गरीबों को समुचित व्यवस्था का इंतजाम नहीं कर पाई। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है कि हमारे छोटे व्यापारी जो फुटपाथ पे हैं, मोची हैं, कपड़ा बेचने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सामान रख के समझ सब्जी बेच रहे हैं, मसाला बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, पान बेच रहे हैं, आज जो है नगरपालिका द्वारा जो है माननीय SDM साहब के नेतृत्व में सारा सामान उनका नगरपालिका के ठेला पे ट्रैक्टर पे लाद दिया गया और बुलडोज़र लगा के बुलडोज़र से हटवाने का काम किया जा रहा था। जो भी लोग कपड़े की दुकान लगाए थे नरौली के पहले, तो ये सिविल लाइन से शुरू हुआ है, नरौली होते जा रहा था रेलवे स्टेशन। तो हमको एक व्यापारी फ़ोन किया कि देखिए इसी बात आ जाइए। वहाँ जाने के बाद बहुत सिफारिश करने के बाद, मनाने के बाद लोग वहाँ से चले गए। उसी सिलसिले में लोग ज्ञापन दिए हैं कि फुटपाथ वालों को हटाए न जाए, ये इनकी रोजी रोटी है, कहाँ जाएंगे, इनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षी योजना के तहत ये बनाया था कि इनको वेंडिंग जोन बना के दुकान बनवा के दिया जाएगा। हम 2020 में भी ज्ञापन दे चुके हैं। बार बार मीटिंग होती, जब भी मीटिंग होती है, चाहे प्रमुख सचिव जी की मीटिंग हुई, चाहे DM साहब की मीटिंग हुई, ये बार बार कहा जा रहा है कि इनको बना दिया जाए। यहाँ जब डूडा से अधिकारी की मीटिंग होती DM साहब की तो कहते हैं सरकार से बजट नहीं आ रहा है, बजट नहीं आ रहा है। तो जब तक इनको दुकान न बन जाए, जब उनको दुकान बनवा के स्थापित न किया जाए, तब को इनको विस्थापित न किया जाए। इधर व्यापारी को नगरपालिका परेशान करे, उधर बड़े व्यापारी को GST वाले परेशान करें। ये तो हमारे व्यापारी हम तबाह हैं। ये छोटे व्यापारी के बल पे ही सरकार बनी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, ये हमारे व्यापारियों के बल पे ही बनी है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे व्यापारी के हित में काम करें। बस यही हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से।
कोविड-19 के दौर में जब पूरा प्रदेश इस महामारी से जकड़ा हुआ था और सरकारी चिकित्सालयों के स्वास्थ्य कर्मी समुचित तरीके से इलाज कर पाने में असमर्थ हो रहे थे, उस समय प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपल कलेक्शन लैब टेक्नीशियन, ऑटो टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, स्टाफ नर्स व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी तत्परता के साथ आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाएं दी। ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य कर्मी जिनकी नियुक्ति आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा की गई थी, उनका मानदेय नहीं मिल रहा, जिसके चलते उनका जीविकोपार्जन बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। मंगलवार को प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उन्होंने बकाये मानदेय व नियमित मानदेय के लिए गुहार लगाई। कर्मियों ने बताया कि अक्टूबर 21, मार्च से 22 अक्टूबर व अक्टूबर 22 से अब तक का उनका मानदेय रुका हुआ है। कर्मियों का कहना है कि उन्होंने चिकित्सालय में नियमित कार्य किया, जिसकी इस चिकित्सालय में नियमित उपस्थिति दर्ज है, जहां कोरोना महामारी काल में इन स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना अपनी जान की परवाह किए आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में सहयोग किया। वहीं इन कर्मियों को वेतन न दिया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर शीघ्र उनके बकाया मानदेय वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि हमारी सैलरी जो है विगत अक्टूबर से और मार्च तक रुकी थी पिछले सेशन की, और इधर अक्टूबर से अभी तक सैलरी रुकी हुई है। और ये करीब 40 लोग हम लोग हैं कर्मचारी, और हमने कई बार कहा भी, जाकर पता भी लगाया गया, बजट नहीं है। बस बजट का आश्वासन देते हुए हम लोग अभी तक परेशान मिली है। इसके लिए अब हम लोग जाएंगे सही सर के यहाँ, वहाँ से बातचीत की जाएगी, वहाँ बात वहाँ रखा जाएगा, देख क्या कहते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि हम लोग की सैलरी नहीं मिल रही है। कितने दिन से सैलरी हम लोग की रुकी है अक्टूबर माह 21 से लेकर के मार्च 22 तक, और अक्टूबर 22 से लेकर अब तक। कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है, और क्या इसको लेके आपने वो हॉस्पिटल प्रशासन को आपने हॉस्पिटल प्रशासन को हमने बार बार अवगत कराया। हॉस्पिटल प्रशासन कहता है कि बजट आएगा तो मिल जाएगा, और हॉस्पिटल प्रशासन से जब भी पूछा जाता है कहते हैं अभी बजट नहीं आया। बीच में कुछ बजट आया था तो हम लोग को 4-5 महीने की सैलरी मिली थी, उसके बाद फिर सैलरी रुक गई है। अगली साल इसी तरह हुआ था तो अक्टूबर माह से फिर मार्च तक का भुगतान ही नहीं हुआ। इस बार फिर हम लोग सोच रहे हैं फिर नहीं होगा तो फिर हम लोग का रुक जाएगा, 1 साल की सैलरी करीब रुक जाएगी। इसलिए हम लोग हॉस्पिटल प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि हम लोग की जो कि सैलरी समय से हम लोग के खाते में चली आए। वजह क्या, बजट का कभी आता है तो सैलरी हम लोग दे देते हैं। बजट के लिए डिमांड भी किया गया है, और आशा है कि फिर से एक बार डिमांड हम करके फिर भेजते हैं। तो कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? आप लोग कितने लोग होंगे इस सब? 40। तो डिमांड किया जा रहा है, डिमांड किया भी गया है पहले भी। कैसे जीवन यापन करते होंगे ये लोग अपना जो है, और कैसे जीवन यापन करते होंगे पे हैं तो फिर नहीं, हमारी पूरी इनके साथ संवेदनाएं जुड़ी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं। रंगमंच व ललित कलाओं के लिए समर्पित सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था हुनर संस्थान आजमगढ़ द्वारा जनपद में राष्ट्रीय एकता, अखंडता व लोक कलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय नाटक और लोक नृत्य समारोह हुनर रंग महोत्सव के दूसरे दिन की संध्या का उद्घाटन वरिष्ठ रंगकर्मी जमशेदपुर मोहम्मद निजाम, बिहार से मोहम्मद जिलानी, पुणे महाराष्ट्र से आई सुषमा, दिलीप जावलेकर, रमाकांत वर्मा प्रबंधक ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल, दीनू, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य ने किया। दूसरे दिन की शुरुआत BK दास कल्चरल अकेडमी पश्चिम बंगाल के कलाकारों द्वारा मनमोहक एकल नृत्य के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात शांतिकालीन सत्र में दीप रिजल्ट के बाद निखिला उत्कल कला निकेतन उड़ीसा के कलाकारों द्वारा संबलपुरी समूह नृत्य प्रस्तुत से हुआ। दूसरे दिन की पहली नाट्य प्रस्तुति ड्रामाटर्जी आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी दिल्ली का नाटक गज फुट इंच, जो कि
केपी सक्सेना द्वारा लिखित और सुनील चौहान द्वारा निर्देशित एक शानदार कॉमेडी नाटक मंचित हुआ। दूसरी नाट्य प्रस्तुति संदेश सांस्कृतिक मंच फिरोजाबाद द्वारा विजय तेंदुलकर लिखित नाटक पंछी का मंचन शहनशाह खान के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह को सफल बनाने के लिए उपाध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण शर्मा, राकेश कुमार, रवि चौरसिया, अमरजीत विश्वकर्मा, कमलेश सोनकर, शशि सोनकर सहित संस्थान पदाधिकारी लगे हुए हैं। संचालन सुनील दत्त विश्वकर्मा ने किया। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक, आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेस अवेलेबल। 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आवर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, corporate party, farewell party and outdoor catering. Free home delivery. Matka biryani has starting Champaran very soon. Valet parking available. Moti Mahal Deluxe Central Bank Building, Sadavarti Chowk, Azamgarh. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।